वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस के एम स्टडी में एक बार फिर स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बात क्या करने वाले हैं इसमें आपको अच्छी तरीके से हम बताते हैं। देखिए, इसमें बात क्या करेंगे, कक्षा 12 विषय हिंदी। ठीक है, कक्षा 12 विषय हिंदी के अति महत्वपूर्ण जो गद्यांश, पद्यांश और जीवन परिचय। ठीक है, यहाँ से आपको 20 नंबर क्लियर होने वाला है। जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं, चैनल क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, अब बात करते हैं आगे गद्यांश की। चलिए देखिए, गद्यांश में ऐसा कौन सा गद्यांश है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सबसे पहली बात क्या ध्यान देना है, नोट में आपको लिख लेना है कि आपको ब्लैक और ब्लू, ठीक है, ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा कोई भी पेन यूज नहीं करनी है। ठीक है, हमने पेन इसलिए यूज किया है क्योंकि आपको अच्छा अच्छा दिखे। ठीक है, बस इसीलिए यूज किया है। बाकी आपको ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा कोई भी पेन यूज नहीं करना है। चलिए, इसमें अति महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश की बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसका पीडीएफ आपको एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक है, चलिए गद्यांश के बारे में जानते हैं। कौन सा ऐसा गद्य का अंश है ये जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। क्या है? बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ सधता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, बाकी को फेंक कर, ठीक है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। जो सारा संसार है वो क्या है? स्वार्थ का अखाड़ा है। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे, आपको गद्यांश की बात करेंगे। इस गद्य के अंश के आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें इसमें बताएंगे। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कैसे करना है, तो सारी चीजों को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जल्दी जल्दी चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको यह मौका बार बार नहीं मिलेगा अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ने का। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है। ठीक है, कहते हैं, क्या कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। क्या है? दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। ठीक है, अब देखिए, इसमें आपको लिखना क्या होता है। पहले नंबर क्या लिखता होना है? संदर्भ लिखना होता है। ठीक है, पहले में क्या होता है? संदर्भ लिखना होता है। क्या लिखना होता है? संदर्भ। उसके बाद दूसरे नंबर में आपको इसका प्रसंग लिखना होता है। ठीक है, प्रसंग के बाद आपको जो रेखांकित अंश दिख रहा है, ये जो रेखांकित अंश दिख रहा है, इसकी व्याख्या करनी होती है। फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, इसका काव्यगत सौंदर्य किया जाता है। सारी चीजें आपको बताएंगे, जो जो चीजें आती हैं आपके एग्जाम में। आपको इसमें फुल मार्क्स मिलने वाला है, कोई नंबर आपको कटने वाला नहीं है। इसलिए आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं, संदर्भ की बात करते हैं। संदर्भ में देखिए, संदर्भ में आपको कैसे लिखना है, सेम टू सेम वैसे ही लिखना है और अच्छी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो संदर्भ में आपको कैसे लिखना है आपको बताते हैं। तो देखिए, संदर्भ की बात करेंगे। संदर्भ में देखिए, आपको कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, यानी कि जो गद्यांश दिया गया है हमारे सामने, जो प्रस्तुत गद्यांश है, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित, ठीक है, किसमें? गद्य गरिमा में संकलित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ललित निबंध। कौन सा निबंध? ललित निबंध अशोक के फूल से उद्धृत है, यानी कि अशोक के फूल से लिया गया है। ठीक है, जिसके रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आपको ये दो चीजें याद कर लेनी है और इस तरीके से आपको संदर्भ लिख देना है। अब चलिए प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग में देखिए हमको क्या प्राप्त होता है। प्रसंग, अगर हम किसी गद्यांश या पद्यांश का प्रसंग लिखते हैं, तो प्रसंग से हमें क्या मिलता है? प्रसंग से हमें उस जो गद्यांश दिया है या पद्यांश दिया है, उसका पूरा सार मिलता है कि इसमें क्या चीजें कहा गया है, क्या चीजें नहीं कहा गया है। चलिए इसका प्रसंग पढ़ते हैं, प्रसंग में देखते हैं क्या दिया गया। ठीक है, तो प्रसंग में है, प्रस्तुत गद्यांश में, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रचनाकारों अर्थात साहित्यकारों द्वारा, किसके द्वारा? साहित्यकारों द्वारा अशोक के फूल को, ठीक है, अशोक के फूल को भूल जाने की आलोचना की है। यानी कि जो पहले अशोक का फूल था उसको भूल जाने की इसमें क्या की है? आलोचना की है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे आप देखिए, अब इसका क्या करेंगे, हम रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इसी में मिलेगा। चलिए करते हैं।
स्टूडेंट्स इसमें हम क्या बात करेंगे, व्याख्या की बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें व्याख्या कौन सी है। तो व्याख्या इसको करेंगे जो रेखांकित अंश है हमारा उसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ठीक है, लेखक द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि लेखक द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार, जो हमारा संसार है, बड़ा ही स्वार्थी है। क्या है? बहुत ही स्वार्थी है। यह केवल उन्हीं बातों को याद रखता है, जो संसार है हमारा केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसके स्वार्थ की क्या होती है, सिद्धि होती है। स्वार्थ की सिद्धि का मतलब जिससे उसे फायदा होता है, वह उन्हीं बातों को याद रखता है, ठीक है। बाकी सब चीजें वह भूलता चला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे हमारा क्या है, ठीक है। तो आगे भी बात करेंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको। तो देखिए और क्या कहता है, जिन लोगों या वस्तुओं से, ठीक है, जिन लोगों या वस्तुओं से स्वार्थ नहीं सचता, क्या नहीं सचता, स्वार्थ नहीं सचता है, वह उन्हें शीघ्र ही भुला देता। क्या करता है? वह उन्हें शीघ्र ही क्या करता, भुला देता है। वह व्यर्थ में लोगों या वस्तुओं को याद करके, ठीक है, वह व्यर्थ में क्या वस्तुओं और जो हमारा है वस्तुओं को याद करके बोझिल नहीं होता। क्या नहीं होता? बोझिल नहीं होता। समय की गति के साथ, अगर समय की गति के साथ जो प्रासंगिक नहीं रह जाता वह उन्हें भूलता जाता है। समय की गति के साथ जो प्रासंगिक नहीं रह जाता वह उन्हें क्या होता है, भूलता जाता है। चलिए साहित्यिक सौंदर्य की बात कर लेते हैं। साहित्यिक सौंदर्य में देखिए क्या क्या चीजें हैं। तो साहित्यिक सौंदर्य में क्या होता है कि आपको जो भाषा होती है, भाषा के बारे में बताइए, जो गद्यांश हमारा है उसके बारे में आपको बताना होता है, ठीक है। तो साहित्यिक सौंदर्य की बात करेंगे। देखिए साहित्यिक सौंदर्य में क्या है कि इसमें भाषा कौन सी यूज की गई है, ठीक है। तो भाषा की बात करेंगे। देखिए इसमें भाषा है सरल, सहज, बोधगम्य एवं साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब शैली की बात करते हैं। शैली में देखिए, शैली में क्या है कि व्याख्यात्मक एवं सूत्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे इसमें जो प्रश्न आ रहा है, ठीक है। अब उस प्रश्न की बात करेंगे जो प्रश्न इसने पूछे जाते हैं, अधिकतर गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको प्रश्न को बताते हैं। देखिए प्रस्तुत गद्यांश में किसकी चर्चा की गई, इस गद्यांश में किसकी चर्चा की गई इसको आपको बताते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रचनाकारों अर्थात साहित्यकारों द्वारा अशोक के फूल को भूल जाने की क्या की है, आलोचना की है। यानी जो लोग अशोक के फूल को भूल जा रहे थे उनकी क्या की है, यहाँ पे आलोचना की है, ठीक है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, क्योंकि यहाँ बहुत वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा आ जाता है पद्यांश। चलिए पद्यांश की बात करते हैं। कौन सा इसमें पद्यांश है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि हे जग जीवन के कर्णधार, ठीक है, हे जग जीवन के कर्णधार, चीर जनन मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता तुझको अमृत दान। अब देखिए इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। सबसे पहले इसका क्या लिखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं और जो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए संदर्भ की बात करेंगे। संदर्भ में देखिए प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में, हिंदी पाठ देखिए आगे चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक कविता से उद्धृत है। किससे? ये किससे लिखा गया है? सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। और इसका देखिए जो चैप्टर है नौका विहार नाम का जो शीर्षक है उससे लिया गया है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग में देखिए, प्रसंग में क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नौका विहार के अनुभव का वर्णन किया है। किसका? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नौका विहार के अनुभव का क्या किया है, वर्णन किया है, ठीक है। किसका? नौका विहार का वर्णन किया है, ठीक है। अब बात करते हैं व्याख्या की। इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो कवि कहते हैं, कवि क्या कहते हैं कि चिंतनशील होकर, क्या होकर? चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का सत्ता ज्ञान भूल गया, ठीक है। मैं अपने अस्तित्व का क्या हो गया कि सत्ता ज्ञान था जो वह भूल गया, ठीक है। यानी कि मैं अपने अस्तित्व का ज्ञान, अस्तित्व का सत्ता ज्ञान भूल गया। जीवन की शाश्वतता, ठीक है, जीवन की शाश्वतता का जलधारी रूपी, ठीक है, का जलधारी रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमृत प्रदान करता है, ठीक है। जो
हमें कहा है कि जो जीवन की शाश्वतता, ठीक है, जो जीवन की शाश्वतता है, जो सत्यता है, का जलधारी रूपी, ठीक है, का जलधारी रूपी यह शाश्वत, जो जीवन का जो जलधारी रूपी जो सत्य है, उसे उसे मैं जान कर क्या हो गया कि अमृत को प्राप्त कर लिया, ठीक है, अमृत मुझे प्रदान हो गया। चलिए इसमें जो प्रश्न है, प्रश्नों की बात कर लेते हैं, प्रश्न भी पूछ जाते हैं, तो प्रश्न भी देख लेते हैं। जग जीवन के कर्णधार का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे कर्णधार होगा, क्या होगा, कर्णधार, ठीक है। जग जीवन के कर्णधार का आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। जग जीवन के कर्णधार का आशय संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखिए इसमें क्या, इसमें पहले इस पेज के बारे में समझ लीजिए, नेक्स्ट पेज में आपको बताएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे देखिए इसमें क्या कहा है कि जग जीवन के कर्णधार का आशय स्पष्ट कीजिए। जग जीवन के कर्णधार का आशय संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर से, किससे, चलाने वाले ईश्वर से, ठीक है, चलाने वाले ईश्वर से है, जो जीवन की गति में, किसमें, जीवन की गति में जन्म व मृत्यु का शाश्वत नियम बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं, जन्म व मृत्यु का शाश्वत नियम, कौन सा नियम, शाश्वत नियम बनाए रखते हैं। अब चलिए जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए सामने आ गया हूँ। और देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चलेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए जीवन परिचय की बात करें, किसका जीवन परिचय लिखेंगे, तो ये कवि हमारे कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। चलिए इनका हम जीवन परिचय लिखते हैं। जीवन परिचय में देखिए आपको जीवन परिचय बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी चीज़ें, किसी लेखक के बारे में बहुत थोड़ी चीज़ें आपको रट लेना है, याद कर लेना है, उसी के आधार पर पूरा जीवन परिचय उसका क्रिएट कर देना है। देखिए बात करेंगे इसमें, क्या करेंगे, सबसे पहले जन्म इनका देख लेंगे। जन्म इनका एग्जैक्ट तिथि मालूम है, लेकिन ये मालूम है इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। स्थान की बात करते हैं, इसका स्थान कौन था, जन्म स्थान पंजाब के करतारपुर में इनका जन्म स्थान हुआ था, ठीक है। अब इनके पिता की बात करते हैं। इनके पिता का क्या नाम था, पंडित हीरानंद शास्त्री। इनके पिता का क्या नाम था, पंडित हीरानंद शास्त्री। इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, बीएससी तक ये पढ़े हुए थे, ठीक है। अब बात करेंगे इनकी मृत्यु। देखिए इनकी मृत्यु कहाँ तक हुई थी, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। अब इतने में देखिए जो हमने जितनी पॉइंट बताए, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट में आप 5 लाइन लिख सकते हैं, अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखिए जो अज्ञेय जी हैं हर साल पूछे गए हैं, हर एक ईयर पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना जरूरी है, तो इसलिए हमने इसको आपको बता दिया। अब देखिए आगे क्या है कि इन्होंने आगे कुछ और चीज़ें इनके बारे में जान लीजिए। इन्होंने 4 वर्षों तक, कितने वर्ष तक, 4 वर्षों तक जेल में अपना जीवन गुजारा किया। कहाँ किया, जेल में अपना जीवन यापन गुजारा किया। क्योंकि इन्हें जेल क्यों हुई, क्योंकि यह क्रांतिकारी आंदोलन में क्या लिए थे, भाग लिए थे, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन में क्या लिए थे, भाग लिए थे, इसलिए इनको क्या हुई, 4 साल की सजा हुई थी जेल में, ठीक है। और 2 वर्ष तक, और आगे यहाँ पे लिख सकते हैं, इन्हें 2 वर्ष तक नज़रबंद रखा गया था। कहाँ रखा गया था, नज़रबंद किया गया था इन्हें खुद के घर में ही, ठीक है। यानी 2 साल तक ये कहीं बाहर नहीं गए, अपने घर में ही छुप कर रहते थे, ठीक है। क्योंकि ये क्रांतिकारी नेता थे, इनको अंग्रेज बहुत ज़्यादा परेशान करते। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं साहित्यिक गतिविधियाँ की बात करेंगे। साहित्यिक गतिविधियाँ में देखिए इन्होंने साहित्यकार, गद्यकार, संपादक, पत्रकार सभी रूपों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। साहित्यिक में देखिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने साहित्यकार, गद्यकार, संपादक, पत्रकार सभी रूपों में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और हम बात करते हैं कविता संग्रह। देखिए इन्होंने कृतियाँ की बात करते हैं, कृतियाँ में क्या क्या किया है। कविता संग्रह में देखिए, कविता संग्रह में इन्होंने क्या लिखा है, भाग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास आदि बहुत सी कविताएं इन्होंने लिखी है। अंग्रेजी काव्य कृति में देखिए क्या किया है इन्होंने, प्रिजन डेज एंड अंदर पोएम्स, ठीक है, ये नामक इन्होंने एक पोएम्स का उद्घाटन, पोएम लिखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, आपको पढ़ना चाहिए। निबंध संग्रह की बात करेंगे कि सब रंग और कुछ राग, पहला ये निबंध है। आत्मनेपद, ठीक है, आत्मनेपद आदि बहुत सारे इनके निबंध और भी हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको उन्हीं को बताना जरूरी है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निबंध संग्रह की बात करेंगे, निबंध संग्रह हो गया। अब आलोचना की बात करेंगे, आलोचना में देखिए एक आधुनिक परिदृश्य, त्रिशंकु आदि, ठीक है। उपन्यास की बात करेंगे, उपन्यास में देखिए नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी आदि। कहानी संग्रह में देखिए इन्होंने कहानी संग्रह में क्या क्या लिखा था, विपथगा परंपरा, कोठरी की बात,
शरणार्थी, जयदोल, तेरे ये प्रतिरूप आदि। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको लिखी गई थी। अब देखिए हिंदी के साहित्य में स्थान की बात करेंगे, इनका हिंदी में जो स्थान है साहित्य में क्या स्थान है, उस स्थान की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या है। अज्ञेय जी नई कविता के कर्णधार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? नई कविता क्या माने जाते हैं? कर्णधार माने जाते हैं। ये प्रत्यक्ष का यथावत चित्रण करने वाले, ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का जो प्रत्यक्ष रूप दिख रहा था उनको, उसी का ज़्यादातर वर्णन कर देते थे। यानी कि जो उस समय जो बातें घट रहे थे इनके सामने, उन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन करते थे। ठीक है, देखिए चित्रण करने वाले सर्वप्रथम साहित्यकार थे। देश और समाज के प्रति इनके मन में अपार वेदना थी। नई कविता के जनक के रूप में इन्हें सदा याद किया जाता रहेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहता है, आप कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।